Audio Jungle. नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए। और मैथ्स में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप बिल्कुल कर सकते हैं। और अभी तक अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको आपका हर सब्जेक्ट का वीडियो टाइम पे मिल सके। ओके, और सिर्फ कंसेप्ट रिलेटेड डाउट ही नहीं बेटा, अगर आप लोग को स्केड्यूल बनाने में दिक्कत आ रही है कि मैम कैसे पढ़े, डिप्रेशन हो रहा है, आजकल ये वर्ड है ना, छोटे छोटे बच्चे भी यूज करने लग गए हैं, डिप्रेशन हो रहा है। क्या का डिप्रेशन? आप लोग की लाइफ में क्या डिप्रेशन है भाई? अगर पढ़ाई में कोई दिक्कत हो रही है आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड आपको आपकी हर क्वेरी का आंसर 100% मिलेगा। ठीक है, चलो अब अपनी मैथ्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैथ्स क्लास में हमने अभी रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 पे हम थे, जिसके थर्ड क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया है। आज हम उसके आगे चलेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो सारे कंसेप्ट आप लोग को पूरे क्लियर हो गए होंगे। रिलेशन की है ना, एवरी रिलेटेड सेट इज अ सबसेट ऑफ ए इनटू बी, ये हमने कवर कर लिया है। सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। अगर किसी को भी कंसेप्ट में दिक्कत है तो प्लीज वो मेरा प्रीवियस कंसेप्ट वीडियो देखे, तब इस वीडियो पे मूव करें। और किसी को अगर सेट चैप्टर ही क्लियर नहीं है तो पहले प्लीज सेट चैप्टर देखिए, तब ही इस चैप्टर पे आप आइएगा। ओके, चलो अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन से। ओके जी, हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कहता है दिखाते हैं। ये फिगर दी है P एंड Q, shows a relationship between set P and Q. Okay, what are they saying? वो लोग बोल रहे हैं कि ये जो P and Q है, ये P and Q के बीच में रिलेशनशिप को दिखा रहा है। आपको क्या लिखना है? इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, डोमेन एंड रेंज बतानी है। सबको ही पता है डोमेन एंड रेंज, कोडोमेन, सारे कंसेप्ट हम कर चुके हैं। सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म हम अपने सेट चैप्टर में कवर कर चुके हैं। कब रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, कब सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। ओके बच्चा लोग, ठीक है बच्चा। ओके, अब हमें क्या करना है? पी एंड क्यू। पहले ये देख लो रिलेशन क्या है। ठीक है, पी एंड क्यू का रिलेशन, दैट इज P रिलेटेड टू Q, दैट इज P का एलिमेंट पहले आएगा, Q का एलिमेंट बाद में आएगा। मतलब P X है और Q Y है। ओके जी, अब देखो रिलेशन क्या है? 5 3 6 4 7 5, 2 कम नहीं लग रहा, मतलब 5 - 2 3, 6 - 2 4, 7 - 2 5। यस, तो रिलेशन क्या एस्टेब्लिश हो रहा है? X - 2 = Y। एक्स मतलब फर्स्ट एलिमेंट, उसमें सेकंड माइनस करो, 2 को माइनस करो, 2 नंबर को माइनस करो, 2 को माइनस करो, तो क्या आ जाएगा? y, विच विल बी द सेकंड एलिमेंट ऑफ व्हाट? ऑर्डर्ड पेयर। p रिलेटेड टू q एक ऑर्डर्ड पेयर ही बनेगा, है ना? तो उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट p से उठ के आएगा और सेकंड एलिमेंट y से, दैट इज q से उठ के आएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट x वो है P का एलिमेंट, और सेकेंड एलिमेंट उस ऑर्डर्ड पेयर का Y जो है Q का एलिमेंट। तो X और Y में क्या रिलेशनशिप हमें दिख रहा है? X - 2 = Y। ये हमने रिलेशनशिप बता दिया। अब जो जो दिया है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम आंसर कर देते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। ओके जी, सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है। पहले मैं आपको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगी बाबा? P रिलेटेड टू Q। ओके, सेट बनेगा ये, और इस सेट के एलिमेंट कैसे? ऑर्डर्ड पेयर। तो 5 है तो 3 है बाबा, 6 है तो 4 है बाबा, 7 है तो 5 है बाबा, और ये बन गया ऑर्डर्ड पेयर। डोमेन एंड रेंज भी बोला ना निकालने के लिए। ठीक है, सब निकाल लेंगे, आ जाओ पहले। ठीक है, ये बन गया मेरा रोस्टर फॉर्म में। अब डिफरेंट पेन यूज करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म मतलब लैंग्वेज फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। अगेन हम इस तरीके के ब्रैकेट्स तो बनाएंगे ही बनाएंगे। सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? इस सेट के अंदर कैसे एलिमेंट्स है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कैसे आते हैं? एक्स और वाई।
मतलब इस सेट में x और y एलिमेंट है, ठीक है, ओके, x और y एलिमेंट है, हाँ मैम यही है, x और y एलिमेंट है जो एक ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, इस सेट के अंदर ऐसे ही एलिमेंट आ रहा है, यस मैम। वेयर एज मतलब x और y में क्या रिलेशन है, x माइनस टू इज इक्वल्स टू y, यस यही है, x माइनस टू इज इक्वल्स टू y। और ऑर्डर्ड पेयर में जो x है वो कहां से उठ रहा है, वो उठेगा p सेट से, मतलब x का हर एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, p को, और y का हर एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, q को, यस। ये बन गया सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट एक्चुअल में है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है, सेट p रिलेटेड टू q, ये भी एक सेट है, मैंने बताया था, एक सेट बोलता है। इस सेट के अंदर कैसे एलिमेंट्स है, ऑर्डर्ड पेयर, मतलब एक्स वाई, जहां x जो है वो कहां से उठेगा, p से, तो x इज एलिमेंट ऑफ p, y जो है वो कहां से उठेगा, q से, दैट्स व्हाई y इज एलिमेंट ऑफ q, और x y में आपस में कैसा रिलेशन है, x माइनस टू इज इक्वल्स टू y। तो हमने पहले ये लिखा कि इस सेट के अंदर एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में है, जिनमें कैसा रिलेशन है, बिकॉज ये रिलेशन वाला सेट ही तो हमें बनाना है बाबा, है ना, तो रिलेशन तो 100% होगा, तो x माइनस टू इज इक्वल्स टू y, x एलिमेंट है p का और y एलिमेंट है q का, ओके डन, ठीक है। अब हमें बतानी है रेंज और डोमेन, वेरी इजी। रेंज क्या होती है, रिलेटेड सेट का, p रिलेटेड टू q सेट है, इस सेट के अंदर जो सेकेंड एलिमेंट है, इस सेट के अंदर आने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स में जो सेकंड एलिमेंट है वो होती है रेंज। इस सेट में कितने ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, 3, तो सेकंड एलिमेंट हर ऑर्डर्ड पेयर का क्या है, 3 4 5, 3 4 5, ये हो गई रेंज। अब आते हैं डोमेन पे। डोमेन क्या होती है, रिलेटेड सेट के ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है दैट इज डोमेन, ठीक है। p रिलेटेड q सेट है, इसके अंदर 3 ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 5 6 7, ये हो गई डोमेन। अब क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ इसकी कोडोमेन क्या होगी, ठीक है। कोडोमेन क्या होगी, जो इस सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर में सेकेंड एलिमेंट आ रहा है, सेकेंड एलिमेंट मतलब 3 4 5, हाँ ये सेकेंड एलिमेंट कौन से सेट से उठ रहा है, क्यू सेट से, और क्यू सेट पूरा का पूरा क्या है, 3 4 5, तो कोडोमेन हो गए 3 4 5। इस केस में रेंज एंड कोडोमेन इसीलिए सेम है क्योंकि सेट में क्यू के जितने भी एलिमेंट्स है सबके सब रिलेटेड सेट के अंदर आ गए। अगर क्यू में कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होते जो इस रिलेटेड सेट के अंदर नहीं आते तो वो रेंज के अंदर तो नहीं आते लेकिन वो कोडोमेन के अंदर आ जाते। क्या कहना चाह रही हूं मैं, ये कहना चाह रही हूं अगर इस क्यू में 3 4 5 इसके अलावा कुछ 6 7 ऐसे भी दिया होता पर वो सेट के अंदर, रिलेटेड सेट के अंदर रिलेशन को जस्टिफाई नहीं कर रहे होते तो वो इस सेट के अंदर नहीं आते। इस सेट के अंदर नहीं आते मतलब रिलेटेड सेट के ऑर्डर्ड पेयर्स में वो नहीं आ रहे होते तो उनके सेकेंड एलिमेंट कैसे बनते, तो रेंज तो 3 4 5 ही रहती लेकिन कोडोमेन उस केस में पूरा का पूरा क्यू सेट होती 3 4 5 और 6 7 भी, ठीक है ओके। बट इस केस में क्योंकि क्यू सेट ही सिर्फ 3 4 5 है तो पूरा का पूरा सेट 3 4 5 है इसलिए रेंज एंड कोडोमेन इस केस में सेम है। ओके बच्चा लोग क्लियर, तो फोर्थ क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिया। प्लीज नोट डाउन इट, वैसे मेरे साथ साथ आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, जिसने भी नहीं किया है प्लीज नोट डाउन इट। चलो ठीक है मूव करो, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रही हूँ मैं। ओके अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ओके जी फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, लेट ए सेट है 1 2 3 4 5 6। ओके जी एक सेट है ए, कौन से एलिमेंट्स है उसके अंदर 1 2 3 4 5 6, ठीक है मैम। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय, ओके अब रिलेशन कैसा है, आर रिलेशन है जो सेट ए के ऊपर ही है, मतलब ए रिलेटेड टू ए है।
बिकॉज आर बी द रिलेशन ऑन ए का रिलेशन ए के साथ ही है, ठीक है, मतलब एक सेट है ए, दूसरा सेट भी ए ही है, ए का रिलेशन ए के साथ ही हमें बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि ए रिलेटेड टू ए है, ठीक है। कैसे देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया भी हुआ है, कैसे ए और बी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई होते हैं, इन्होंने उसको यूज किया ए और बी से, ठीक है, जहां पे ये दो ऑर्डर्ड पेयर के दोनों वेरिएबल्स किसके एलिमेंट है, ए के, समझे। इसी से भी समझ में आ जाता है कि A रिलेटेड टू A है। कैसे मैम, बिकॉज ऑर्डर्ड पेयर के अंदर के दोनों वेरिएबल्स A सेट के हैं, दैट इज A रिलेटेड टू A है। दोनों ही वेरिएबल्स अगर एक ही सेट से उठ रहे हैं, मतलब उस सेट का रिलेशन अपने आप के साथ ही, ये क्वेश्चन में दिया और ऐसा रिलेशन स्टैब्लिश हुआ है और इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ओके बच्चा, चलो ठीक है, पर कैसा रिलेशन है, ऐसा रिलेशन है कि B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, मतलब दोनों ही पेयर के दोनों ही वेरिएबल्स एक सेट से उठ रहे हैं, लेकिन उस पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज B, वो एग्जैक्टली पेयर के फर्स्ट वेरिएबल दैट इज A से एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब इनको डिवाइड करके कंप्लीट नंबर आना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं। ओके अब हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब A रिलेटेड टू A, इस सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जहां रिलेशन क्या दिया है, B एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, ये रिलेशन हमें दिया है और इस सेट को हमें लिखना है, फिर हमें डोमेन भी बतानी है, हमें रेंज भी बतानी है, वो तो बता देंगे हम। B डिवाइड बाय A है, चलो ठीक है, एक बार बच्चा लोग मैं सेट को लिख लूं, 1 2 3 4 6, हाँ रिलेशन क्या है, B डिवाइड बाय A। ओके हमें डोमेन रेंज वो सब तो हम निकाल लेंगे, आ जाओ आप सब लोग। देखो सेट A दिया है, रिलेशन A दिया है, मतलब A रिलेटेड टू A है। ओके दोबारा इसी सेट को लिख लो, क्योंकि A रिलेटेड टू है, दोनों सेट सेम है, लेकिन पहला एलिमेंट भी सेट A से ही उठ रहा है, दूसरा एलिमेंट भी सेट A से ही उठ रहा है, ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट सेट A से उठ रहे हैं, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट उठ रहा है वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय A है, फर्स्ट एलिमेंट से कंप्लीटली डिविजिबल है, दैट मीन्स y इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x। अगर हम x और y के टर्म्स में समझे, या x y को रिप्रेजेंट कर लिया है स्मॉल a और स्मॉल b से, अगर हम x y के टर्म्स में समझे मतलब y कंप्लीटली डिविजिबल बाय x है, ठीक है, ये रिलेशन है, लेकिन दोनों के दोनों सेट A के ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बिकॉज A रिलेटेड टू A है। क्लियर, चलो अब बताओ, देखना मैं कैसे इस सेट को बनाती हूं। सेट है इसलिए ब्रैकेट्स में तो आएगा ही, अब ब्रैकेट्स में आएगा और इस सेट के एलिमेंट्स क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। ओके अब चलो, अब मैंने अगर कंप्लीटली डिविजिबल होने चाहिए, है ना, अब इसे भी हटाओ, अब देखना ध्यान से, मतलब B कंप्लीटली डिविजिबल बाय A है, दैट इज जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर अब मैं फर्स्ट एलिमेंट उठाऊं 1 उठाऊं तो 1 किस किस के साथ पेयर बना सकता है, देखो ये है दूसरा सेट A ही, ये सेकंड एलिमेंट्स भी A ही है, क्योंकि सेकंड एलिमेंट भी A सेट से ही उठेंगे, ठीक है, ये है सेकंड सेट, ठीक है, जो A ही है। क्लियर, फिर भी डाउट आता है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है, पर आई होप मैंने बहुत क्रिस्टल क्लियर ये चीज कर दी है, ठीक है। अब देखो 1 है ये सेकंड एलिमेंट, पहला एलिमेंट मैं उठा रही हूं 1, ठीक है, तो क्या ये 1 ये सेकंड एलिमेंट 1 से कंप्लीटली डिविजिबल है, हाँ है, तो 1 डिवाइड बाय 1 ये एक पेयर बन सकता है। क्या 2 कंप्लीटली डिविजिबल होता है 1 से, हाँ होता है, तो 1 एज फर्स्ट एलिमेंट 2 एज सेकंड एलिमेंट का पेयर भी इस A रिलेटेड टू A सेट में आ सकता है, जहां रिलेशन कैसा है, B डिवाइड बाय A कंप्लीटली डिविजिबल। कंप्लीटली डिविजिबल, ओके। क्या 3 से 1 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, हाँ भाई 3 डिवाइड बाय 1 3 आता है ना,
मतलब क्या 3 1 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है? हाँ हो जाता है। तो 1 एज फर्स्ट एलिमेंट, 3 एज सेकेंड एलिमेंट इन एन ऑर्डर्ड पेयर आ सकता है। क्या 4 से 1 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है? हाँ हो जाता है। तो 1 एज फर्स्ट एलिमेंट, 4 एज सेकेंड एलिमेंट आ सकता है। क्या 6 से 6 को 1 कंप्लीटली डिवाइड कर देता है? हाँ कर देता है। तो 1 एज सेकेंड एलिमेंट एंड 6 एज 1 एज फर्स्ट एलिमेंट एंड 6 एज सेकेंड एलिमेंट एज ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए वो ए रिलेटेड टू ए सेट के अंदर आ सकता है। हो गई बात। अब उठाओ 2। क्या 1 से 1 तो सेकेंड एलिमेंट है, हमने 2 उठाया है। 2 एज फर्स्ट एलिमेंट हमने उठाया, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अब हमने 1 उठा लिया, अब हम उठा रहे हैं 2। अब 2 को देखो, दूसरा एलिमेंट भी ए का सेट ही होगा, तो दूसरा एलिमेंट भी क्या होगा? ए का ही सेट होगा, है ना। तो दूसरा एलिमेंट अगर 1 ले लें, फर्स्ट एलिमेंट 2 ले ले और दूसरा एलिमेंट एज 1 ले ले, ध्यान से सब लोग ध्यान देंगे इस तरफ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस सबका कंसंट्रेशन चाहिए। मैं डिफरेंट पेन यूज करती हूँ, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट 2 ले लू और दूसरा एलिमेंट 1 ले लू, तो क्या वो इस ए रिलेटेड टू ए सेट के अंदर ये पेयर आ सकता है? नहीं आ सकता, बिकॉज सेकेंड एलिमेंट शुड बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, कंप्लीटली, जो इस केस में नहीं है। क्यों? 1 डिवाइड बाय 2 0.5 होता है, फ्रैक्शन में आंसर आता है, इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन सकता, ठीक है। 2 एज फर्स्ट एलिमेंट एंड 3 एज सेकेंड एलिमेंट, क्या ये ऑर्डर्ड पेयर बन पाएगा? नहीं, क्योंकि 3 भी कंप्लीटली 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। फिर 2 एज फर्स्ट एलिमेंट एंड 4 एज सेकेंड एलिमेंट, क्या हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि 4 से 2 कंप्लीटली, 4 को 4 फर्स्ट और 2 सेकेंड, तो 2 कंप्लीटली 4 को डिवाइड कर लेता है, तो बी बाय ए वाले रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड एलिमेंट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय फर्स्ट एलिमेंट इन दिस केस, ठीक है। तो 2 एंड 4 इस सेट का पार्ट बन जाएगा। ओके मैम। अब आओ, क्या 2 एंड 6 कंप्लीट डिविजिबल है? हाँ है, 2 3 जा। इस केस में भी बी बाय ए रिलेशन सेटिस्फाई हो गया, सेकेंड एलिमेंट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो 2 एंड 6 कूल, ठीक है। अब मैं उठाती हूँ ए सेट का ही तीसरा एलिमेंट 3। अब अगर मैंने फिक्स कर दिया फर्स्ट एलिमेंट 3 फिक्स कर दिया, तो अब ये देखो कि ये 3 से इस पूरे सेट के एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसको 3 कंप्लीटली डिवाइड कर देता है? ध्यान से देखो मेरी स्ट्रैटेजी, मैं क्वेश्चन में क्या कर रही हूँ। पहले मैंने सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट उठाया 1, तो मैंने उस पेयर का, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फिक्स कर दिया 1। अब मैं पूरे सेट ए के सारे एलिमेंट्स में देखूंगी कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको 1 कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, मतलब फ्रैक्शन में आंसर नहीं आए, ठीक है। फिर मैंने 2 के साथ भी वही किया, अब मैं 3 के साथ भी वही करूंगी। फिर मैंने 2 उठाया, अब मैं 3 उठाया, 3 को मैंने फर्स्ट एलिमेंट फिक्स कर दिया, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 3 को मैंने फिक्स कर दिया, तो अब मैं ये देखूंगी कि ये जो पूरा सेट है 1 2 3 4 6, इस सेट के कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जिसको 3 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, वो ही एक ऑर्डर्ड पेयर बन पाएगा जो इस ए रिलेटेड टू ए सेट के अंदर आएगा, वरना दूसरा नहीं, ठीक है। तो क्या 3 1 को कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा? नहीं। क्या 3 2 को कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा? नहीं। क्या 3 3 को कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा? हाँ कर लेगा ना, 3 डिवाइड बाय 3 1, हाँ, तो ये वाला पेयर बन जाएगा। क्या 3 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा? नहीं, फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। क्या 3 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा? हाँ, तो ये बन गया इसका पार्ट। सही बात समझ। अब मैं उठाती हूँ नेक्स्ट एलिमेंट सेट ए का, 1 2 3 तो उठा लिया मैंने, 4। अब मैं ये देखूंगी 4 मैंने उठाया है, तो सेट ए के ही सारे एलिमेंट्स में से कौन से ऐसे एलिमेंट है जिसको 4 कंप्लीटली डिवाइड कर लेगा? देख ले, क्या 1 को 4 कंप्लीटली डिवाइड करेगा? नहीं, फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। क्या 2 को 4 कंप्लीटली डिवाइड करेगा? नहीं, 2 डिवाइड बाय 4 फ्रैक्शन में आंसर आएगा ना, हाँ 0.5 आंसर आएगा ना। कहाँ कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। क्या 3 को 4 कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा? 3 बाय 4 नहीं, फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। क्या 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा? हाँ, 4 अपने आप को तो कंप्लीटली डिवाइड कर ही लेगा ना। हाँ, क्या 4 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा?
नो, 6 डिवाइड बाय 4 आंसर अगेन फ्रैक्शन में आता है, ठीक है, ओके। अब उठा लो फिर से नेक्स्ट एलिमेंट, 1 2 3 4 उठा लिया, अब 6 उठाओ, ठीक है। क्या 1, अब सेट ए के अंदर देखें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको 6 कंप्लीटली डिवाइड कर ले, क्या 6 1 को कंप्लीटली डिवाइड कर लेगा? 1 डिवाइड बाय 6 नहीं। क्या 2 को कंप्लीटली डिवाइड कर लेगा? 2 डिवाइड बाय 6 अगेन फ्रैक्शन, 3 डिवाइड बाय 6 अगेन फ्रैक्शन, 4 डिवाइड बाय 6 अगेन फ्रैक्शन, बट 6 डिवाइड बाय 6 आंसर इज 1, यस कंप्लीटली डिवाइड। अब ये आपके किसी काम का नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए आप लोग को बताया। ये रहा आपका 1 सेकेंड गाइस, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन तो हमारा यहाँ से उठा है ना, ये देखो, ठीक है, ओके। दो सेट है, सेट ए ही, ए रिलेटेड टू ए दिया है, कैसा रिलेशन है? ऐसा रिलेशन है जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर सेकेंड एलिमेंट को ए कंप्लीटली डिवाइड कर लेता है। क्लियर? ओके, क्लियर है सबको ये चीज? 100% क्लियर है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या किया, सिंपल स्ट्रैटेजी अपनाई, सेट ए का पहला एलिमेंट उठाया, मैंने उसको फिक्स कर दिया ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो अब मुझे सेट ए के ही हर एलिमेंट में देखना है कि कौन से एलिमेंट है जिसको 1 कंप्लीटली डिवाइड कर लेगा। फिर मैंने सेट ए का दूसरा एलिमेंट उठाया 2, उसको ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फिक्स कर लिया। तो मुझे अगेन रिलेशन को सेटिस्फाई जो करता हो वो देखना है कि सेट ए का ही हर एलिमेंट में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको 2 कंप्लीटली डिवाइड कर ले। ऐसा ही सेम 3 के साथ किया, फिर 4 के साथ किया, फिर 6 के साथ किया, ठीक है। बिकॉज इसके अंदर वही ऑर्डर्ड पेयर आ पाएंगे ना जो इस रिलेशन को बी बाय ए को सेटिस्फाई करते हो। कूल, क्लियर, ओके। अब क्या करना है, मुझे रेंज और डोमेन बतानी है, हाल बता दूंगी। रेंज क्या होगी, इस सेट के अंदर, इस रिलेटेड सेट के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट, नहीं सॉरी, उसका सेकेंड एलिमेंट होगी रेंज। तो 1 2 3 4 6 अगेन रिपीट ही हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखते हैं, मतलब रेंज हो गई 1 2 3 4 6, ठीक है। डोमेन क्या हो गई बाबा, डोमेन मतलब इस रिलेटेड सेट के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट, वो क्या होती है, डोमेन। तो 1 2 एक ही बार लिखूंगी, कितनी बार भी रिपीट हो 1 मैं लिखूंगी एक ही बार, ठीक है। फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 6, तो 1 2 3 4 6, ये हो गई डोमेन। इस केस में सेम है बिकॉज दोनों सेट भी तो सेम ही है ना, ए सेट का रिलेशन तो ए सेट के साथ है, इसीलिए। क्लियर? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आ जाओ बच्चा लोग, अब बढ़ते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन क्या कहता है, वही डोमेन रेंज बतानी है। रिलेशन आर डिफाइंड बाय, रिलेशन दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। कैसा रिलेशन है, एक्स एलिमेंट है इस सेट का, कैसा सेट है, 0 1 2 3 4 5, इस सेट का एलिमेंट है एक्स, ठीक है। एंड जो सेकेंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, देखो एक सेकेंड इधर बताती हूँ, है ना, आ जाओ डिफरेंट पेन से, एक्स वाई, इस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर हम लिखते हैं। यहाँ इन्होंने एक्स तो लिखा हुआ है, y की जगह इन्होंने लिखा है x प्लस 5, दैट मीन्स y क्या है, x प्लस 5, ठीक है। रिलेशन कैसा है, y कैसा है, x प्लस 5, एज सिंपल एज दैट। अब ये y कौन से सेट से उठ के आ रहा है ये हमें नहीं दिया, सिर्फ एक सेट दिया हुआ है x। y सेट के एलिमेंट्स कौन से सेट से उठ के आएंगे ये दिया ही नहीं है, तो हम बोलेंगे उसके अंदर तो कंप्लीट होंगे, जो इसको सेटिस्फाई करे बस वो लिखते जाओ, क्योंकि हमें दिया ही नहीं हुआ कि y जो दूसरे y जो उस ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट है वो कौन से सेट से उठ के आ रहा है, हमें नहीं दिया, क्वेश्चन में कहीं दिया है, नहीं दिया है।
क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया, क्वेश्चन में बस ये दिया जो x जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 1 2 3 4 5 से उठ के आ रहा है, लेकिन जो सेकंड एलिमेंट है वो कहां से उठ के आ रहा है वो नहीं दिया, सिर्फ रिलेशन दिया है x+5, दैट इज y इज इक्वल टू x+5। बहुत ही सिंपल, पता है कैसा सेट बनेगा, रिलेशन। अब किसका किसके साथ रिलेशन है ये भी हमें नहीं पता क्योंकि दूसरा सेट दिया ही नहीं है, दो सेट के बीच में ही हमेशा रिलेशन इस क्वेश्चन के अंदर कवर है। इस सिलेबस के अंदर, इस रिलेशन चैप्टर के अंदर हमने जितने भी कंसेप्ट समझे, हमने क्या है, दो सेट के रिलेशन ही हमने पढ़े, कोई भी दो सेट के बीच में रिलेशन। अब दूसरा सेट ही इसमें नहीं दिया है तो हमें नहीं पता कि किसके साथ रिलेशन है, पर रिलेशन क्या है वो हमें पता है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली पेयर बना देंगे। ठीक है, जैसे देखो मैं कैसे पेयर बनाऊंगी, बड़ा इजी है। अगर फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो 0 + 5, सेकेंड एलिमेंट पेयर का क्या होगा 5, 0 5। ओके, फर्स्ट एलिमेंट अगर 1 है तो सेकेंड एलिमेंट क्या होगा 1 + 5 6। अगर फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो सेकेंड एलिमेंट क्या होगा 2 + 5 7। ओके, अगर फर्स्ट एलिमेंट 4 है तो सेकेंड एलिमेंट 4 + 5 क्या होगा 9। अगर फर्स्ट एलिमेंट 5 है तो सेकेंड एलिमेंट 5 + 5 क्या होगा 10। रिलेशन तो यही है, इसी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ये जो सेकेंड एलिमेंट आ रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर में वो कौन से सेट से उठ के आ रहे हैं वो हमें नहीं पता क्योंकि वो सेट ही हमें नहीं दिया, तो हमने तो सीधा सीधा जो रिलेशन बन रहा है उसको लिख दिया। रिलेशन क्या बन रहा है, x+5 y इज इक्वल टू x+5। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट x जो कहां से उठ के आ रहा है, इस सेट से हमें दिया है तो हमने उठा दिया 0। और सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का क्या दिया x+5 मतलब y इज इक्वल टू x+5, तो इसमें 5 ऐड करा 5 आ गया, 1 में 5 ऐड करा 6 आ गया, तो हमने इस तरीके से सेकेंड एलिमेंट इसके लिख दिए। 3 में 5 ऐड करा 8 आ गया, है ना, 3 मैंने लिखा नहीं है, लिखती हूँ। 2 में 5 ऐड किया 7 आ गया, 4 में 5 ऐड किया 9 आ गया, 5 में 4 ऐड किया 5 में 5 ऐड किया 10 आ गया, 3 में 5 ऐड किया 8 आ गया। सिंपल, बस जो रिलेशन बन रहा है उसी रिलेशन को लिख दिया है। सेकेंड एलिमेंट कौन से सेट से उठ के आ रहा है हमें नहीं पता क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया, तो अपना ज्यादा दिमाग लगाना मत, जो रिलेशन दिया है उसको लिख लेना चुपचाप। ठीक है, और डोमेन और रेंज की बात तो नहीं, इस क्वेश्चन में डोमेन और रेंज हाँ पूछा है। तो डोमेन रेंज में भी ज्यादा क्या दिमाग लगाना, डोमेन मतलब रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स है उनका फर्स्ट एलिमेंट होता है डोमेन, मतलब 0 1 2 3 4 5, ये हो गई डोमेन। ठीक है, रेंज क्या होती है, जो रिलेशन के अंदर आने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका सेकेंड एलिमेंट होती है रेंज, मतलब 5 6 7 8 9 10। ये लो, ये हो गई रेंज। इतना सिंपल क्वेश्चन है, दूसरा सेट नहीं दिया तो दिमाग मत लगाना मैम दूसरा सेट दिया ही नहीं है, रिलेशन तो दिया है ना, तो रिलेशन को जो जस्टिफाई कर रहा है मतलब x फर्स्ट एलिमेंट कहां से उठाना है हमें दिया है, तो फर्स्ट एलिमेंट में 5 ऐड करके जो नंबर आ रहा है बस वो नंबर लिख दो, खत्म हुआ, क्योंकि रिलेशन को तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा सेट क्या है हमें नहीं पता तो हमें उसमें दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तो डोमेन भी आ गई, रेंज भी आ गई। क्लियर बच्चा लोग, आगे बढ़े, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो बहुत सबसे इजी क्वेश्चन अभी तक का यही था। चलो अब बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें भी रिलेशन बुक बताना है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का x है, सेकेंड एलिमेंट x³ है, मतलब y इज इक्वल्स टू x³ है। ओके, लेकिन जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहां से उठ रहा है, ऐसे सेट से जहां x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। रोस्टर फॉर्म में हमें बताना है, सिंपल। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट उठ रहा है वो ऐसे सेट से उठ रहा है, कौन सा सेट, जो एक प्राइम नंबर है लेस देन 10 वाला, लिख लो। प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जो डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। 10 से छोटे कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 2 3 4 नहीं, 4 डिविजिबल बाय 1 भी होता है, 4 डिविजिबल बाय इटसेल्फ भी होता है, 4 डिविजिबल बाय 2 भी होता है, इसलिए नहीं। 5 यस, 6 नहीं, 7 यस, 8 नहीं,
9 भी नहीं, 9 3 से भी तो डिवाइड हो सकता है, बस 9 से छोटा यही। तो 2 3 5 7, तो जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो तो 2 3 5 7 यही है, इसी से उठ रहा है। सेकेंड एलिमेंट कहां से उठ रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हमें रिलेशन दिया है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। देखो सेकेंड एलिमेंट दिया है ना एक्स क्यूब, तो बस जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले नंबर है उससे ऑर्डर्ड पेयर बना दो, खत्म बात, दिमाग नहीं लगाना। कैसे देखो, अभी बता रही हूँ ना, 2 3 5 7 यही आ रहा है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म मतलब फुल सारे एलिमेंट्स फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है। हम बनाएंगे सेट, सेट बना रहे हैं रिलेशन का, ठीक है। किसके साथ नहीं पता, दूसरा सेट दिया ही नहीं है, ठीक है। बस रिलेशन पता है तो उसके अकॉर्डिंगली सेट बना रहे हैं, ओके। क्वेश्चन में जितना दिया उसके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं हम, ठीक है। कैसा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट 2 उठाया तो सेकंड एलिमेंट 2 क्यूब, एक्स क्यूब है, दैट इज 2 क्यूब क्या होता है 8, है ना। फिर फर्स्ट एलिमेंट 3 उठाया तो 3 क्यूब, 3 3 जा 9, 9 है ना, 3 3 जा 9 जा 27 है ना, 3 का क्यूब 27, ओके। फिर 5, 5 का 125 होता है शायद, हाँ यस, और 497 यस 343, ये लो ये बन गया। फर्स्ट एलिमेंट 2 उठाया उसका क्यूब 8 है, मतलब सेकंड एलिमेंट जो है वो y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो 2 का क्यूब 8। फिर फर्स्ट एलिमेंट 3 उठाया तो 3 का क्यूब 27, फिर फर्स्ट एलिमेंट 5 उठाया तो 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343। ये ऑर्डर्ड पेयर बन गए और ये पूरा का पूरा सेट बन गया, रिलेशन बन गया, खत्म। इसमें भी डोमेन रेंज पूछी जाए तो डोमेन क्या होगी 2 3 5 7, रेंज क्या होगी 8 27 125 343, सिंपल। सेकेंड सेट नहीं दिया है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना, रिलेशन को सेटिस्फाई करता हुआ जो नंबर आ जाए वो बस इसमें लिख लेना, खत्म। फर्स्ट एलिमेंट तो दिया है तो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट तो आपको पता है, अब उस एलिमेंट से जो रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा हो उससे जो नंबर आ रहा हो वो लिख देना सेकेंड एलिमेंट के फॉर्म में इन एन ऑर्डर्ड पेयर। तो 2 को सेटिस्फाई करने वाला 2 क्यूब 8, जो रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो, बस वो नंबर यहाँ लिख दिए, सिंपल, एग्जैक्टली सेम एज सिक्स्थ क्वेश्चन। क्लियर बच्चा लोग, अच्छे से क्लियर हो गया सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो, चलो आ जाओ। ओके, मूव ऑन टू 8th क्वेश्चन, इजी इजी टाइप है, ठीक है। ड्राइंग कर रही हूं मैं, यहाँ पे कलर हो रहे हैं, ड्राइंग क्लास चल रही है ये, ठीक है। चलो आ जाओ। अब एक सेट दिया है ए एक्स वाई जेड, दूसरा सेट दिया है बी 1 2, हमें बताना है ए रिलेटेड टू बी, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज ए रिलेटेड टू बी। इसके कितने रिलेशन हो सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कितने रिलेशन हो सकते हैं, जितने ए इंटू बी के सबसेट्स पॉसिबल है उतने रिलेशन हो सकते हैं। ए इंटू बी सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ए इंटू बी सेट, इस सेट के जितने सबसेट पॉसिबल है उतने ही ए रिलेटेड टू बी रिलेशंस पॉसिबल है, ए एज फर्स्ट एलिमेंट, बी एज सेकेंड एलिमेंट ऑफ अ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अब पहले तो निकालेंगे ए इंटू बी, बिकॉज ए इंटू बी के कितने सबसेट पॉसिबल है उसका फॉर्मूला 2n है, 2n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी, ठीक है। 2n where n represent number of elements in a into b, तो इसे कैसे निकाल सकते हैं एन ए इंटू एन बी से, है ना। ये हम कर चुके हैं कंसेप्ट में, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है 3, सेट बी के अंदर 2, आ गया 6, ठीक है। तो कितने सबसेट पॉसिबल है 2 6, दिस इज द आंसर। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 16 टू 32, राइट। पर कितनी बार है 6 बार है ना, 2 3 4 5 6, 64 विल बी द आंसर। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 2 16, 4 टाइम्स हो गया, 16 2 32, 5 टाइम्स, 32 2 64, 6 टाइम्स, तो 64 रिलेशन पॉसिबल है। ठीक है,
ए रिलेटेड टू बी में ए एज फर्स्ट एलिमेंट, बी एज सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे कितने रिलेशन, इस सेट के कितने रिलेशन पॉसिबल है, जैसे ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी, अलग अलग सेट बनाए जहां पर अलग अलग रिलेशन हो, कोई कुछ रिलेशन कोई कुछ रिलेशन, ऐसे कितने रिलेशन पॉसिबल है, जितने ए इंटू बी के सबसेट पॉसिबल है। ए के अंदर है 3 एलिमेंट्स, बी के अंदर है 2 एलिमेंट्स, मतलब ए टू बी के अंदर होंगे 6 एलिमेंट्स। किसी भी सेट के सबसेट्स निकालने के लिए हम क्या करते थे, 2n, तो 2 की पावर 6 दैट इज 64 रिलेशंस पॉसिबल है, मतलब जितने सबसेट्स पॉसिबल है उतने 64 सबसेट्स पॉसिबल है, वो लिख दो। अब इन वो 64 सबसेट कैसे आ रहे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स ही आ रहे होंगे ना, जब ए इंटू बी के अंदर आने वाले एलिमेंट्स हैं ही ऑर्डर्ड पेयर, तो इनके सबसेट जो बनेंगे, मतलब जो छोटे छोटे इनके सेट बनेंगे, उस सेट के अंदर का एलिमेंट भी तो ऑर्डर्ड पेयर होगा। अब उनमें कोई ना कोई रिलेशन तो होगा ही, इसलिए कोई रिलेशन लिख दो, पर कितने ही रिलेशन पॉसिबल हुए, जितने सबसेट पॉसिबल हुए। सबसेट कितने पॉसिबल है वो हमें निकालना आता है, 2n दैट इज 64। क्लियर। चलो अब आखिरी क्वेश्चन पे मूव करते हैं इसके बच्चा लोग। नाइन्थ क्या है, कितना सिंपल है, आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइन बाय, ठीक है, एक जेड के ऊपर आर रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि मतलब ये रिलेशन कैसा है, उस सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर होंगे ए बी, ए और बी दोनों ही जेड के एलिमेंट होंगे, ठीक है, तो सेट जेड कैसा है बाबा, दोनों ही एलिमेंट जेड के हैं, दैट इज जेड रिलेटेड टू जेड है, ये हटा दूं मैं, ठीक है ना, दोनों ही एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट भी सेट जेड से है, सेकंड एलिमेंट भी सेट जेड को है, दैट इज जेड रिलेटेड टू जेड, ये है रिलेशन कैसा है, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, हमें डोमेन एंड रेंज निकाल दिए, ठीक है, ओके, मतलब ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ठीक है, दो नंबर का डिफरेंस इंटीजर तभी आता है जब दोनों नंबर खुद में भी इंटीजर हो, राइट, दो नंबर का डिफरेंस इंटीजर कब आएगा, इंटीजर मतलब फ्रैक्शन में नहीं, माइनस पॉजिटिव आ सकता है, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, दैट इज इंटीजर। तो किसी भी दो नंबर का डिफरेंस इंटीजर तभी होगा जब वो दोनों नंबर खुद में इंटीजर होंगे, ठीक है, तभी उनका डिफरेंस हमेशा इंटीजर होगा, दैट इज ये ए बी और ये बी दोनों ही इंटीजर है, दोनों ही इंटीजर है, ठीक है, अच्छे से देखो, 1 सेकेंड, आ जाओ, पूरा नीटली मैं आपको करके दिखाती हूँ, इजी क्वेश्चन है, डोमेन और रेंज भी बतानी है ना, चलो फ्रेश अपन करते हैं। नाइन्थ बहुत इजी है, देखो यहाँ हमें z रिलेटेड टू z बताना है क्योंकि दोनों ही बिलोंग करते हैं सेट z को, ठीक है, अब a माइनस बी जो है वो इंटीजर है, a माइनस बी इंटीजर तभी हो सकता है जब a एंड b दोनों इंटीजर हो, मतलब a एंड b दोनों ही एलिमेंट हो इंटीजर के, दोनों ही बिलोंग करते हो इंटीजर को, दैट इज ए और बी दोनों ही इंटीजर को, लेकिन ए और बी कुछ को बिलोंग करते हैं सेट जेड को, दैट इज जेड बी, जेड के सारे एलिमेंट्स कैसे हो गए इंटीजर, क्योंकि उसी से निकल रहा है ए बी और उसी से निकल रहा है बी भी, छोटा ए मतलब स्मॉल ए एंड स्मॉल बी दोनों के दोनों एलिमेंट्स हैं जेड के, ठीक है, और a माइनस बी है इंटीजर, अब a माइनस बी इंटीजर तभी हो सकता है जब a भी इंटीजर हो और b भी इंटीजर हो, a और b इंटीजर हो तभी a माइनस बी एक इंटीजर होगा, लेकिन a और b दोनों बिलोंग किसको करते हैं सेट z को, तो सेट z के आने वाले सारे एलिमेंट्स इंटीजर होने चाहिए, तभी a भी इंटीजर होगा और b भी इंटीजर होगा और तभी a माइनस बी का डिफरेंस इंटीजर है, क्योंकि a और b दोनों ही बिलोंग किसको करते हैं, बिलोंग किसको करते हैं सेट z को, और a और b दोनों ही इंटीजर है, दैट इज सेट z जो है वो एक इंटीजर का एलिमेंट वाला सेट है, क्लियर, ठीक है, तो मतलब a और b दोनों इंटीजर है, दैट इज इंटीजर को बिलोंग करते हैं, मतलब लेकिन ये a और b z को बिलोंग करते हैं, इसलिए z जो है उसके अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं इंटीजर, ठीक है, अब ये है अंडरस्टैंडिंग, अगर a और b ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, ठीक है,
मतलब z रिलेटेड टू z के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उनका दोनों ही पेयर के एलिमेंट्स क्या होंगे, इंटीजर, है ना। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ध्यान से समझो इसको, है ना। z रिलेटेड टू z एक सेट है, उस सेट के अंदर अपन एलिमेंट्स लिखेंगे, वो एलिमेंट्स कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर, मतलब a और b। लेकिन बाबा a और b तो दोनों ही इंटीजर है, हमने अभी अभी देखा, मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट भी इंटीजर होगा, सेकेंड एलिमेंट भी इंटीजर होगा। तो मतलब जो डोमेन है, ये फाइनल आंसर है, वो भी इंटीजर और रेंज भी इंटीजर। ठीक है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, ये बॉक्स सिर्फ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मैंने क्या बोला, z रिलेटेड टू z एक सेट बनाना है। ठीक है, रिलेशन कैसा है, ऑर्डर्ड पेयर है a और b, स्मॉल a स्मॉल b। ठीक है, जहाँ a माइनस b इंटीजर है, रिलेशन क्या है, a माइनस b इंटीजर। अब a माइनस b आंसर इंटीजर तभी आएगा जब ये a और b ये भी दोनों इंटीजर हो, पर ये दोनों तो z को बिलोंग करते हैं, मतलब z सेट ही इंटीजर का होगा, तभी तो उसमें आने वाला स्मॉल a, मतलब उसमें आने वाला एलिमेंट a और उसमें आने वाला एलिमेंट b दोनों इंटीजर होंगे। देखो a माइनस बी इंटीजर, मतलब a और b दोनों ही इंटीजर होंगे, तभी a माइनस बी इंटीजर आ सकता है। तो मतलब a और b दोनों के दोनों क्या होंगे, इंटीजर। लेकिन a और b तो z सेट के एलिमेंट है, मतलब z सेट पूरा का पूरा इंटीजर है, तभी तो उसमें आने वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, इंटीजर। अब बाबा जब a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, तो z रिलेटेड टू z का जब सेट बनाएंगे जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे, रिलेशन कैसा है, a माइनस बी इंटीजर, ये रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन है। तो इस ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर स्मॉल a ये भी इंटीजर, स्मॉल b ये भी इंटीजर, मतलब ऑर्डर्ड पेयर इस z रिलेटेड टू z सेट के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट भी इंटीजर, सेकेंड एलिमेंट भी इंटीजर। तो डोमेन भी आ गई इंटीजर और रेंज भी आ गई इंटीजर। इंटीजर मतलब जो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, है ना, जीरो से लेकर इंफिनिटी तक जो नंबर जाते हैं और नेगेटिव तक भी जो जाते हैं, -1 -2 माइनस तक भी, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं, कंप्लीट नंबर वो होते हैं इंटीजर। सेट चैप्टर के कंसेप्ट में हम कर चुके हैं। ठीक है, ओके। तो हमने एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। ठीक है जी। अब एक डाउट किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, जो मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी, क्लास खत्म नहीं हुई है, सबको डाउट सुनना है। डाउट क्या मतलब, वो ये था कि मैम सबसेट्स कैसे बनाते हैं, सबसेट्स कैसे बनाते हैं, वो तो मैंने सेट चैप्टर में बताया था। मतलब मैम उन्होंने बोला था कि जहां तीन एलिमेंट्स होते हैं ना मैम, वहां सबसेट कैसे बनते हैं नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने बोला अभी बता देते हैं। जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, ठीक है, जैसे ठीक है, सेट हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है ना, देखो डी सेट लिख लो 3 4, ठीक है, 2 और 2 4 ही आएंगे। अब a इंटू बी, बोल रहे हो, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है, कितने एलिमेंट्स आ गए, 4 एलिमेंट्स, है ना। ईच ऑर्डर्ड पेयर इज काउंटेड एज 1 एलिमेंट। ठीक है, ये सबको पता है। a इंटू बी सबको पता है। क्वेश्चन क्या था वो सुनो, ये बोला था अगर मुझे इसके सबसेट्स लिखने हो तो मैम कैसे लिखेंगे, सबसेट्स फाइंड आउट करने हो तो वो तो आप इजीली कर लोगे, है ना। 1 2 3 4 4 2 की पावर 4, है ना, यही करोगे आप। 4 एलिमेंट्स बन रहे हैं, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 सबसेट बनेंगे। तो वो ही बोला था मैम इसको लिखने हो तो कैसे लिखेंगे, हमें पेयरिंग समझ में नहीं आ रही, इसीलिए ये डाउट मैं क्लियर ले रही हूँ, एड्रेस कर रही हूँ, देख लो क्या पेयरिंग है। एक सबसेट तो 5 ही होगा, इजी पीजी। एक सबसेट ही पूरा का पूरा सेट ही होगा, क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मेरी पूरी बॉडी मेरा पार्ट है ना, मेरा हाथ मेरी बॉडी का पार्ट है, मेरी आंखें मेरी बॉडी का पार्ट है, क्या मेरी पूरी की पूरी बॉडी मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है क्या, है ना। वैसे ही हर सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
पूरा छोटे छोटे टुकड़े, लेकिन वो पूरा का पूरा ये बड़ा टुकड़ा, मेरी पूरी बॉडी भी मेरी खुद की पूरी बॉडी का पार्ट तो है ही ना। उसी तरीके से एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने आप का टुकड़ा तो होता ही है ना, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सेट को रिपीट करूंगी मैं, 1 3 1 4 2 3 2 4 बन गए, 2 तो बन गए, तो कितने बचे, 14 और निकालने है ना। ठीक है, अब ठीक है, अब मैंने आप लोग को बताया था सिंपल लॉजिक लगाना है। पहले सिंगल सिंगल, मतलब ये सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है उसमें, ये भी एक सेट है, 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 बन गया। ठीक है, हटाओ इसको, 16 आना चाहिए ना। ये किसी ने मुझसे बोला था इसलिए मैं पेयरिंग बता रही हूँ। मैंने क्या किया, पहले 5 एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, 2 सबसेट तो मैंने ऐसे ही लिख दिए। फिर मैंने क्या किया, सिंगल सिंगल, 1 3 ऑर्डर्ड पेयर एक सेट बना दिया, 1 4 एक ऑर्डर्ड पेयर है इसका एक सेट बना दिया, 2 3 एक ऑर्डर्ड पेयर है उसका एक सेट बना दिया। मतलब सिर्फ उस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आ रहा है। एलिमेंट मतलब इसमें एलिमेंट मतलब ऑर्डर्ड पेयर, सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, एक एलिमेंट से मैंने करा, सिंगल सिंगल एलिमेंट, सिंगल सिंगल एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट का मतलब ही है एक ऑर्डर्ड पेयर। ओके मैम, अब मैंने दो दो एलिमेंट्स को लिया, दो दो एलिमेंट्स मतलब दो दो ऑर्डर्ड पेयर के कॉम्बिनेशन बनाए। ठीक है, तो ये इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का कॉम्बिनेशन सेकेंड एलिमेंट से बनाया, फर्स्ट एलिमेंट का कॉम्बिनेशन थर्ड एलिमेंट से बनाया, फर्स्ट एलिमेंट का कॉम्बिनेशन फोर्थ एलिमेंट से बनाया, बन गया। ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर वो रिपीट हो रहा है तो उसको हम एक ही बार लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 3 कॉम्बिनेशन मैंने बना लिए, लिख लू 1 3 1 4, चलो बन गया। फिर 1 3 2 3, ये भी बन गया। ओके, फिर 1 3 2 4, ये भी बन गया। ओके, ठीक है, 9 सबसेट अभी तक बन चुके हैं, 16 बनाने हैं। अब तो फर्स्ट एलिमेंट, अब सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन बनाया, सेकेंड एलिमेंट का फोर्थ एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन बनाया, या एक ऑर्डर्ड पेयर को एक एलिमेंट काउंट कर रही हूं मैं। ठीक है, लेकिन सेकेंड एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी बन चुका है, 1 3 1 4 बन चुका है ना, इसीलिए। ठीक है, जो 2 बार आ रहे हैं उसे एक ही बार लिखते हैं, सेकेंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट, ये लो, सेकेंड एलिमेंट फोर्थ एलिमेंट, ये देख रहे हो 11 सबसेट अभी तक बन चुके हैं। 12वां, थर्ड एलिमेंट का कॉम्बिनेशन फोर्थ एलिमेंट के साथ बनाया, थर्ड एलिमेंट का कॉम्बिनेशन सेकेंड एलिमेंट के साथ नहीं बनाऊंगी, ऑलरेडी बन चुका है। थर्ड एलिमेंट का कॉम्बिनेशन फर्स्ट एलिमेंट के साथ नहीं बनाऊंगी, ऑलरेडी बन चुका है। तो जो 2 बार आता है उसे एक ही बार लिखते हैं। तो थर्ड एलिमेंट का कॉम्बिनेशन फोर्थ एलिमेंट के साथ बनाया, 2 3 और 2 4। ये कितने बन गए मेरे, 12। मैंने सिंगल सिंगल भी एलिमेंट ले लिया, दो दो एलिमेंट भी ले लिया, अब मैं 3 3 एलिमेंट लूंगी। ठीक है, ध्यान से देखना, पेन चेंज करती हूँ, थर्ड एलिमेंट 3 3 एलिमेंट के लिए। ठीक है, 13 है ना। अब 3 3 एलिमेंट कैसे लूंगी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये एक पेयर बन गया, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, ये भी एक पेयर बन गया, है ना। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, है ना, और फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ। समझ आया कुछ, देखो 3 3 के पेयर कैसे बनाए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एलिमेंट वाइज लिखू तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फिर फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, बन गए ये। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट को छोड़ दो, सेकेंड थर्ड फोर्थ, सेकेंड थर्ड फोर्थ, उसके बाद थर्ड को उठाओ, थर्ड को किसी के साथ भी उठाओगे तो वो रिपीट करेगा जो ऑलरेडी कॉम्बिनेशन बन चुके हैं। थर्ड सेकेंड फर्स्ट, थर्ड सेकेंड फर्स्ट ऑलरेडी बन चुका है। एलिमेंट को इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने बताया था सीक्वेंस डजंट मैटर, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट या थर्ड एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, बात सेम होती है। सेट में मैंने बताया था सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट डजंट मैटर, लेकिन इसके मतलब ये मत कंफ्यूज हो जाना कि ऑर्डर्ड पेयर में आने वाला सीक्वेंस मैटर नहीं करता। अरे बाबा,
ये पूरा का पूरा ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट की तरह काउंट होता है, मतलब 1 3 ये ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट काउंट हो रहा है, एक एलिमेंट। तो मतलब जब मैं 1 2 3 लिख रही हूँ तो एक ऑर्डर पेयर, दूसरा ऑर्डर पेयर और तीसरा ऑर्डर पेयर, इस तरीके से। यहाँ मैं 3 2 1 लिख रही हूँ तो थर्ड ऑर्डर पेयर, सेकेंड ऑर्डर पेयर, फर्स्ट ऑर्डर पेयर। ऑर्डर्ड पेयर तो सेम है ना, उनका सीक्वेंस रीशफल हो गया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सेट में एलिमेंट 1 2 3 लिखो या 3 2 1 लिखो, बात एक ही है। उसकी प्लेसिंग से, वो किस जगह पे आ रहा है उससे मतलब नहीं होता। ये सेट चैप्टर में हम कर चुके हैं, ठीक है। तो मैंने ये कॉम्बिनेशंस और बना दिए, देखो मैं इसको लिख भी लेती हूँ कैसे कॉम्बिनेशन बनाए हैं। 1 2 3, तो फर्स्ट एलिमेंट ही मेरा 1 और 3 है, 1 3 एज ऑर्डर्ड पेयर, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर इज काउंटेड एज 1 एलिमेंट, ठीक है। तो 1 3, फिर 1 4, फिर 2 3, लो बन गया। फिर 14, 1 3 1 4 और कौन सा 2 4, ओके। 15 कौन सा बनेगा 1 3 2 3 और 2 4, ये बन गया। फिर बनेगा 16 बन रहा है 2 3 4, है ना। 2 3 4 कौन सा है बाबा, 1 4 2 3 2 4, 1 4 2 3 2 4, ये लो। जितने सबसेट पॉसिबल थे सारे के सारे लिख लिए। किसी को भी कॉपी करना है फटाफट इसे कॉपी करो, ठीक है। A इंटू बी सबसेट, उसके जितने भी सबसेट पॉसिबल थे 16 सबसेट्स मैंने लिख लिए। कैसे करा है, बहुत इजी। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट, 2 सेट तो ऐसे ही हुए। फिर सिंगल एलिमेंट लिया है, फिर डबल एलिमेंट लिया है, फिर 3 के कॉम्बिनेशन बनाए, ठीक है। लेकिन 1 एलिमेंट इज इक्वल्स टू 1 ऑर्डर्ड पेयर, ये वाली लाइन बिल्कुल भी मत भूलना, स्टार मार्क कर लो इस लाइन पे। इन दिस केस A इंटू बी एक सेट है, उस सेट में जो एलिमेंट्स है वहां एक एलिमेंट का मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर, खत्म बात। और ये 16 सबसेट्स इसके आ रहे हैं, पहले ये दिखा दो, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट चीज देखो, ये 16 सबसेट्स, किसी को भी कंफ्यूजन था तो वो देख सकता है। 16 सबसेट्स इस तरीके से बनेंगे, सिंगल डबल एंड 3 और 5 और एवरी सेट ऑफ सबसेट ऑफ इटसेल्फ तो होता ही है उसके अलावा, ठीक है। ओके, तो हमने रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 along with all the related concepts related to exercise 2.1 एंड 2.2 हमने कर लिया। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चलेंगे। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।